बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ फिक्स सवाल हैं जो इस चैप्टर से हर बार आते हैं। अगर उनमें फिक्स सवाल को भी साइड करूं तो कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं जो ही आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मैं आपके साथ हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले सारा कंसेप्ट डिस्कस करूंगा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके स्क्रीन के ऊपर मैं लिखने वाला हूं, जरा ध्यान देंगे। इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, क्या थ्योरी है, क्या कंसेप्ट है, सारी चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले हम इस चैप्टर में सीखते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? वो नंबर जो जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर खुद होता है और वन होता है। जिसके फैक्टर्स वो नंबर खुद होता है और वन होता है। जो सबसे स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर है वो क्या है बेटा? 2 है। और उसके बाद जो प्राइम नंबर शुरू होती है वो होती है 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ये कहानी चलते रहती है, हाँ या ना? उसके बाद ये तो हो गया प्राइम नंबर के बारे में। अगर मैं बात करूंगा प्राइम के बाद आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? जो प्राइम नहीं होते हैं वो क्या हो जाता है? कंपोजिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है सर? 4 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 6 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 8 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 9 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। 10 प्राइम नहीं है, कंपोजिट है। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब ये होता है कि जिसके जो फैक्टर्स होते हैं वो जिसके फैक्टर्स जो होते हैं वो वन होगा, वो नंबर खुद होगा और कोई एक्स्ट्रा फैक्टर होगा। मतलब 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे। 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स जहां आपको देखने को मिलते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स जहां आपको देखने को मिलेंगे वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सिर्फ 2 ही फैक्टर, वन और वो नंबर खुद, तो वैसे नंबर्स होते हैं प्राइम। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए वन। वन तो प्राइम नहीं है, मतलब क्या वन कंपोजिट है? नहीं। वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। याद रखेंगे, वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। कुछ चीजें हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के बारे में जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अगर आपको कहीं बोला जाए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या लिखेंगे आप? 2। अगर कोई बोला जाए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या लिखेंगे आप? 3 लिखेंगे? नहीं, क्या लिखेंगे? 4। कोई अगर बोला जाए कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर ले लीजिए। पहले सबसे पहले आता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, क्या आ जाएगा? 11। फिर आ जाएगा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा क्या आ जाएगा? 10। ये सारे बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए एक चैप्टर के बारे में। ये बेसिक्स पता होंगे तभी जाके आप आगे की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर है? सारी चीजें आपको पता चल रही है? अब ये तो हो गया प्राइम और कंपोजिट नंबर की कहानी। उसके बाद हम बात करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एचसीएफ और एलसीएम ये क्या क्या होता है? एचसीएफ और एलसीएम क्या क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर लेना है। एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सारे टर्म्स का हाईएस्ट पावर लेना है। एक नंबर, 3 नंबर लेके एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। एक नंबर ले लेते हैं अपन 24, और एक नंबर ले लेते हैं अपन 16, और एक नंबर ले लेते हैं अपन 20। ठीक है, इनको आप पहले तो तोड़ना सीख जाओ। तोड़ेंगे कैसे? 24 को फटाफट तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/12, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 3, 1। फिर 16 को तोड़ेंगे तो 16 को अगर 2 से तोड़ेंगे 8, फिर 2 से तोड़ेंगे 4, फिर 2 से तोड़ेंगे 2, फिर 2 से तोड़ेंगे 1। फिर 20 को यहाँ 2 से तोड़े 10, 2 से तोड़े 5, 5 से तोड़े 1। कोई दिक्कत? अच्छा, अब मैं इसको लिखना चालू करूंगा। 24 को मैं क्या लिखूंगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। 16 को लिखूंगा 2 की पावर 4, और 20 को लिखूंगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। हाँ या ना? अब हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ में क्या है? एच। एच मतलब आप क्या ले लेंगे? लो। एलसीएम में क्या है? एल। एल मतलब आप क्या ले लेंगे? हाई। कोई दिक्कत? अच्छा, अगर मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूं तो एचसीएफ में हमेशा कॉमन टर्म्स लेने होते हैं। कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर, कॉमन टर्म्स आपको यहाँ क्या दिख रहे हैं? कॉमन टर्म्स आपको दिख रहे हैं 2। 2 का लोएस्ट पावर यहाँ क्या दिख रहा है? 2 की पावर 2। इसका मतलब एचसीएफ जो आ गया वो आ गया 2 की पावर 2। सिमिलरली एलसीएम पे आते हैं। एलसीएम क्या होता है? सारे सारे टर्म्स का हाईएस्ट पावर। यहाँ आपको 2 दिख रहा है सबके पास, 2 का सबसे बड़ा पावर क्या है? 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 ले लिए। फिर आपको यहाँ पे 3 दिख रहा है, कॉमन से कोई मतलब नहीं है, सबको लेना है, तो यहाँ 3 की सबसे बड़ी पावर दिख रही है 1, तो यहाँ आ गया 3 की पावर 1। 5 की सबसे बड़ी पावर दिख रही है 1, तो यहाँ आ गया 5 की पावर 1। कोई दिक्कत? कोई डाउट? क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलता है ये भी आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया एचसीएफ एलसीएम निकालने का तरीका, ये हम बचपन से सीख रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे आता है वो ये है कि कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ और कोई भी 2 नंबर का एलसीएम वो उन 2 नंबर के मल्टीपल के बराबर होता है। एचसीएफ ऑफ ए कॉमा बी
इंटू एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी इज इक्वल टू ए इंटू बी होता है। ये चीज याद रखेंगे, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है जो एलसीएम होता है इज ऑलवेज डिविजिबल, जो एलसीएम होता है इज ऑलवेज डिविजिबल बाय एचसीएफ। हाँ या ना? जो 2 नंबर का एलसीएम निकल के आएगा उसको एचसीएफ आराम से डिवाइड कर सकता है। ये 2 कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। तीसरा कंसेप्ट में आपको एक बेसिक सा चीज है, ये मैं एमसीक्यू वाले जो हमारी सीरीज थी उसमें मैंने कराया था, फिर भी मैं आपको वापस से याद दिला देता हूं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है वो एक क्वेश्चन था, वो बार बार क्लिक नहीं करता, इसलिए मैं आपको बस याद दिला देता हूं। कभी भी अगर कोई बोला जाए आपको कि ए और बी 2 कोप्राइम नंबर हैं, ए और बी क्या है? 2 कोप्राइम नंबर है। यहां एक एग्जांपल लेते हैं, ए कॉमा बी आर कोप्राइम, दोनों क्या है? कोप्राइम है। ए और बी दोनों कोप्राइम है। अगर ए और बी दोनों कोप्राइम है, अगर ए और बी दोनों कोप्राइम है, मान लो ए और बी एक 3 है एक 5 है, या फिर एक 11 है एक 17 है ना, ये ए और बी का जोड़ा बना रहा हूं मैं। अगर ये दोनों कोप्राइम है मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या होगा वो 1 आ जाएगा। डायरेक्ट दिमाग लगाना नहीं है। 2 नंबर अगर प्राइम है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? इतना आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इस चैप्टर के बारे में हम और जान लेते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें और रह गई है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। कैसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा 7 इंटू 5 इंटू 11 प्लस 11 इज ए कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अभी वो कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ये हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट में और इस चैप्टर में कुछ है नहीं, कंसेप्ट में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में ज्यादा चीजें हैं, कंसेप्ट में ज्यादा चीजें बची नहीं है। √3 इज एन इरेशनल नंबर, 2 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, ये सारा कहानी हम अभी आने वाले क्वेश्चंस में जरूर करेंगे। तो क्वेश्चन के साथ आपको पता चलता जाएगा। कंसेप्ट में याद करने के लिए कुछ ही चीजें हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम ए इंटू बी होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जहां से आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस स्लाइड में डाल रखे हैं ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो हर कंसेप्ट के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन है, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, जहां दिक्कत होगी मैं बताते जाऊंगा। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, देख लेते हैं। The first question on your screen are the LCM of two numbers is 182 and their HCF is 13. LCM आपको कितना दिया है? LCM जो है वो कितना दिया है? 182. HCF कितना दिया है आपको? 13 दिया गया है। If one of the number is 26, find the other. एक नंबर आपको 26 दिया गया है, मान लो a की वैल्यू आपको 26 दी गई है, आपको दूसरी निकालनी है। हमको पता है LCM इंटू HCF जो होता है वो a इंटू b होता है, 182 इंटू 13 जो होता है वो 26 इंटू b होता है। तो b क्या हो जाएगा? 182 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 26। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, चलो तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 91। आंसर क्या आ गया? 91। आगे बढ़ सकते हैं। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट जो अभी अभी हमने पढ़ा था। फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। तोड़ेंगे, फटाफट तोड़िए 196 को। 196 को पहले 2 से तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 98। फिर 2 से तोड़ेंगे कितना आएगा? 49। फिर 7 से तोड़ेंगे आएगा 7। फिर 7 से तोड़ेंगे आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स, क्या 2 एक प्राइम नंबर है? हाँ है। क्या 7 एक प्राइम नंबर है? हाँ है। इन प्राइम नंबर्स के एक्सपोनेंट का सम निकालना है। इसका एक्सपोनेंट आ गया 2, इसका एक्सपोनेंट आ गया 2, 2 + 2। आंसर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। ठीक है, चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अभी अभी बताया था स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर 10 होता है। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4 होता है ना। 10 और 4 का आपको एलसीएम निकालना है। निकाल लेंगे 10 और 4 का एलसीएम कितना आता है? ये बताने की जरूरत तो नहीं है बट ठीक है। 4 का कितना आ जाएगा? 2 2 2 1। यहाँ आया 2 की पावर 2, यहाँ आया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1।
कोई डाउट? क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आ गया 10, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आ गया 4। अब एलसीएम अगर निकालना है तो क्या बोलता हूं मैं, सारे टर्म्स का हाईएस्ट पावर, तो ये हो गया 2 की पावर 2, यहां से आ गया 5 की पावर 1, 4 इंटू 5 कितना आ गया भाई? 20 आ गया। एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया। तो आंसर कितना हो गया आपका? 20 हो गया। आगे बढ़े, चलो। What is the HCF of smallest prime number and the smallest composite number? Smallest prime number क्या होगा आपके हिसाब से? Smallest prime number कौन है? 2। बोला नहीं है इवन ऑड, ऑड बोला होता तो 3, इवन बोला होता तो 2, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला है तो 2 लेंगे। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? 4। इनका क्या निकालना है? HCF निकालना है। 2 और 4 का HCF कितना आ जाएगा भाई? 2 ही आ जाएगा, दिमाग नहीं लगाना है ना। चलो नेक्स्ट। 1 क्या दिया है क्वेश्चन? ये 1 क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 AM. तीनों बेल्स सुबह के 6 बजे रिंग कर रहे हैं, ठीक है। When the 3 bells will be ring together next. अब मुझे एक बात बताओ, 3 बेल आपको दिए गए हैं, तीनों का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि एक बेल जो है हर 4 मिनट में बजता है, एक हर 7 मिनट में और एक 14 मिनट में। अब इन तीनों में से एक छोटी वैल्यू ले लो, 4, 7 और 14 की एक मिडिल की वैल्यू ले लिया, मान लो 5। पहला बेल तो बज जाएगा, क्या दूसरा बेल 5 मिनट में बजेगा? नहीं। क्या तीसरा बेल 5 मिनट में बजेगा? नहीं। इसका मतलब इन तीनों से छोटी वैल्यू लेने पे क्या मेरा काम बन रहा है? नहीं। तो इन तीनों से क्या लेनी पड़ेगी? बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। जब जब आपको बड़ी वैल्यू लेनी पड़ती है, जब जब आपको बड़ी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप निकालेंगे एलसीएम, जब जब आपको छोटी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो 4, 7 और 14, इनका क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम निकाल लेंगे। ये वाला तरीका हम बचपन में सीखते थे। हाँ सर सीखते थे। यहाँ पे कितना आ गया? 7 आ गया, फिर 7 ले लिया, 2 आ गया, 1, फिर 2 ले लिया, 1 आ गया, 1 आ गया। 2 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 28। इसका मतलब हर 28 मिनट में तीनों एक साथ बजेंगे। तो सुबह 6 बजे अगर बेल बज रहा था तो थोड़ी देर बाद 6:28 में बेल वापस से बजने लग जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q आर रिटन एज p इज इक्वल टू a स्क्वायर b क्यूब। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है क्योंकि MCQ में बहुत बार देखने को मिल चुका है। CBSE के जो सैंपल पेपर आते हैं बोर्ड की तरफ से, उस पे भी ये चीज आपको देखने को मिलेगी। Q आपको दिया गया है a क्यूब b। अब बोला है a और b जो है वो प्राइम नंबर है। a और b क्या है? प्राइम नंबर है। आपको वेरीफाई करना है, a और b तो प्राइम नंबर है। आपको निकालना है एलसीएम ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू एचसीएफ ऑफ पी क्यू इक्वल्स टू पी इंटू क्यू। अच्छा, सबसे पहले तो आप एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है? कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर। यहाँ क्या दिख रहा है? ए क्यूब, यहाँ क्या दिख रहा है? बी। ये तो हो गया एचसीएफ। फिर आप निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? सारे टर्म्स का हाईएस्ट पावर। यहाँ से आ गया ए क्यूब, यहाँ से आ गया बी क्यूब। रख दूं यहाँ पे? एलसीएम की जगह लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब इंटू, यहाँ पे लिखेंगे ए क्यूब बी इज इक्वल टू, पी की जगह लिखेंगे ए क्यूब बी क्यूब इंटू ए क्यूब बी। मैच कर रहा है दोनों तरफ, वेरीफाई हो गया। जो चीज हमने पढ़ा था वो एकदम सही है। इस फॉर्मूले में मैंने आपको एक चीज और बताया था, वो चीज क्या था? जो चीज मैंने आपको बताया था वो चीज क्या था कि जो एचसीएफ है वो हमेशा एलसीएम को डिवाइड कर सकता है। क्लियर? एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज ए प्राइम नंबर और ए कंपोजिट नंबर। अभी अभी सिखाया था। क्या दिया है? 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4, ये प्राइम है या कंपोजिट है कैसे पता करेंगे? क्या लिखा हुआ है? 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4। चलो अब कैसे पता करते हैं सीखते हैं। इस पूरे, ये एक चीज है, ये एक टर्म है। देखो जहां मल्टीप्लाई होता है ना वो एक टर्म होता है, ये दूसरा एक टर्म होता है क्योंकि बीच में प्लस साइन है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या जा रहा है? 4 कॉमन जा रहा है। तो यहाँ से 3, इस 12 में से 4 निकालूंगा तो 3 बचेगा इंटू 101 प्लस 1। ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 101 प्लस 1। अब ये पूरे चीज के जो फैक्टर हैं, एक तो हो गया 4, एक हो गया ये पूरा। 4 के साथ फिर आएगा 2, 2, 2 भी एक फैक्टर हो गया, 4 भी एक फैक्टर हो गया, ये पूरा एक फैक्टर हो गया। तो 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर अगर हो जाते हैं तो वो नंबर क्या बन जाता है? कंपोजिट बन जाता है। क्या वो नंबर और प्राइम रहेगा? नहीं रहेगा। बस प्रूफ करने का यही तरीका है। लिख देना कि देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स सो द नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। एनी डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं।
If HCF of 144 and 180 is expressed in the form of 13m minus 16, सबसे पहले तो आप 144 और 180 का HCF निकाल लीजिए। यहाँ 2 हो गया तो ये 90 आ गया, यहाँ 2 हो गया तो ये 45 आ गया, यहाँ 3 हो गया तो ये 15 आ गया, यहाँ 3 हो गया तो ये 5 आ गया, यहाँ 5 हो गया तो ये 1 आ गया, यहाँ 2 हो गया तो ये 72 आ गया, यहाँ 2 हो गया तो ये 36 आ गया, यहाँ 2 हो गया तो ये 18 आ गया, यहाँ 2 हो गया तो ये 9 आ गया, यहाँ 3 हो गया तो 3 आ गया, 3 हो गया तो 1 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, ये बनेगा 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। कोई दिक्कत? ये दो चीजें आपको मिल गई हैं। अब आपको निकालना है HCF। HCF क्या होता है? कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर। तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 2, फिर यहाँ से आएगा 3 की पावर 2, बस खत्म। 2 की पावर 2 इज 4, 3 की पावर 2 इज 9, 4 इंटू 9 इज 36। तो जो HCF है वो 36 के बराबर है। इसका मतलब क्या है? 13m माइनस 16 जो है वो 36 के बराबर है। सो 13m क्या हो जाएगा? माइनस 16 उधर जाके प्लस 16, तो ये हो गया 52। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 4 आ जाएगी। क्लियर? 4 आ गई m की वैल्यू। समझ में आ गया आपको कॉन्सेप्ट? सारे सवाल आपको बनाने हैं, तभी जाके आपको इस क्लास में बैठने का ना एक फायदा मिल पाएगा। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क बना लीजिए। क्या दिया है क्वेश्चन में? 3 sets of science, history and drawing books have to be stacked in such a way that all the books are shared topic wise and the height of each stack is the same. The number of 92, the number of history book is 480 and the number of drawing book is 672. Assuming that the books are of same thickness, determine the number of stacks of science. किस तरीके से हम इनको स्टैक करें कि सारे स्टैक्स का हाइट जो है वो सेम होना चाहिए और हर स्टैक में एक पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ बुक्स होना चाहिए। जैसे अगर साइंस का स्टैक है तो उसमें साइंस ही रहेगा, हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री ही रहेगा, फिजिक्स का है तो फिजिक्स ही रहेगा, जो भी है चेंज नहीं होगा। हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री का रहेगा, और क्या है, ड्राइंग बुक है तो ड्राइंग बुक ही रहेगा, लेकिन स्टैक्स में बने हुए रहेंगे। सारे स्टैक्स का थिकनेस क्या रहेगा? सेम। अच्छा, मेरे पास 3 नंबर है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 3 नंबर है, एक है 192, एक है 480 और एक है 672। हाँ या ना? आपको क्या करना है? क्वेश्चन में क्या मांगा है? डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स। नंबर ऑफ स्टैक्स निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 672 से एक बड़ी नंबर ले लेता हूं, एक बड़ा नंबर ले लिया, मान लो 1000 ले लिया, क्या मेरे पास कोई एक लेयर में लगाने के लिए, कोई एक पर्टिकुलर बुक को एक लेयर में रखने के लिए 1000 बुक है क्या? नहीं है। मेरे पास तो मैक्सिमम ही 672 है, मेरे पास 1000 है ही नहीं। इसका मतलब मुझे बड़ी वैल्यू की जरूरत नहीं है, मुझे किसकी जरूरत है? छोटी वैल्यू की जरूरत है। तो क्या जो मेरा छोटा वैल्यू आएगा, क्या वो आंसर होगा? देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमको इन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। छोटा वैल्यू जैसे ही बोलता हूं मैं तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF निकालना पड़ेगा। HCF निकालेंगे 192, 480, 672। इसको सॉल्व करेंगे, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 96, 2 इंटू 48, 2 इंटू 24, 2 इंटू 12, 2 इंटू 6, 2 इंटू 3, 3 इंटू 1। ये आएगा 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। ये करते करते ये आदमी थक जाएगा। 32, 15, 3, 5, 5, 1 2 3 4 5, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर, फिर 672। तीनों का लिख लेते हैं। 192 का इधर मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, 480 का मैं इधर लिख रहा हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, फिर 672 का मैं लिखूंगा। मेरे को तो पता है आंसर क्या है, बट आप लोगों के लिए करके देना पड़ेगा। 2 यहाँ पे आ गया 336, 2 यहाँ पे आ गया 168, 2 यहाँ पे आ गया 84, 2 यहाँ पे आ गया 42, 2 यहाँ पे आ गया 21, 3 यहाँ पे आ गया 7, 7 यहाँ पे आ गया 1, 1 2 3 4 5, वही आ गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 7 की पावर। अब मेरे को निकालना है HCF। HCF निकालना है मतलब क्या करना पड़ता है? कॉमन टर्म्स का लोएस्ट पावर। यहाँ आ गया 2 की पावर 5, यहाँ आ गया 3 की पावर 1, और कोई कॉमन तो है नहीं। 5 यहाँ पे है, बाकी दोनों जगह नहीं है। 7 नहीं है, तो 32 इंटू 3 कितना आ गया आपके पास? HCF 96। क्या 96 आपका आंसर है? नहीं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? समझो ध्यान से।
Assuming that the books are of the same thickness, determine number of stacks of science, history and drawing books. साइंस, हिस्ट्री एंड ड्राइंग बुक्स 96 मेरा HCF है, इसका मतलब ये है कि मैं हर स्टैक में 96 बुक्स रख सकता हूं। 96 ड्राइंग बुक्स के स्टैक बना सकता हूं, फिर 96 साइंस बुक के स्टैक्स बना सकता हूं, तो मैं हर स्टैक में 96 बुक रख सकता हूं। तो मुझे एक बात बताओ, साइंस बुक है 192, तो साइंस की कितने स्टैक बनेंगे? 96 और 96, दो स्टैक बनेंगे, क्योंकि 96 और 96 192 होते हैं। हिस्ट्री बुक से 480, तो हिस्ट्री के कितने बनेंगे? 480 बाय 96 करोगे तो 5 आएगा, तो हिस्ट्री के 5 स्टैक बनेंगे, हाँ या ना? और उसके बाद कौन सी बुक है? ड्राइंग बुक है, तो ड्राइंग बुक कितने? 672 को 96 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो 96 96 96 96 96 96 96, इसके 7 लेयर बने, इसके 5, इसके 2, 7 5 12 और 2 कितना आ गया? 14, तो टोटल आ गया 14 लेयर्स। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टैक्स कितने आ जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ स्टैक्स आ जाएंगे 14, 14 स्टैक ऑफ बुक्स आ जाएंगे, 14 लेयर्स आ जाएंगे आपके पास। क्लियर है? अच्छा, the HCF of two numbers is 145 and LCM is 2175. HCF कितना दिया है? 145। HCF into LCM is equals to क्या होता है? A into B होता है। ये आपको दिया है 145, LCM आपको कितना दिया गया है? 2175। LCM आपको कितना दिया गया है? 2175। A कितना है आपके पास? वन ऑफ द नंबर्स इज कितना दिया गया? वन ऑफ द नंबर इज 725 इंटू यहाँ पे आ गया B। कट करना सीखेंगे, इसको कैसे कट करेंगे देखिए। 145 इंटू 1, 145 इंटू 5, 5 इंटू 1, 5 इंटू कितना आ जाएगा? ये 435, तो B की वैल्यू आ गई 435। एनी डाउट? चले आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड द अदर नंबर, कितना आ गया? 430। चलो, given that root 2 is irrational, prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number। सबसे फेमस क्वेश्चन, कितने बार बस आ रहा है देखते जाओ आप लोग। CBSE दिल्ली 2018 में आया है, हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिला है 1 2 3। 2018 में एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वैसे बहुत बार रिपीट हुआ है, कितना ही लिखेंगे यहाँ पे। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। कभी भी आपको इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आपको क्या करना है कि आपको बस ये सबसे पहला लाइन जो आपको लिखना है वो ये है कि मैं मान रहा हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो एक रैशनल नंबर है। क्या मान के चल रहा हूं? मैं मान रहा हूं कि वो एक रैशनल नंबर है। फिर हम प्रूविंग करेंगे और लास्ट में हम अपने आप को गलत प्रूफ करेंगे, तो वो उसका उल्टा हो जाए कि मैंने जो माना था वो गलत हो गया। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5 plus 3 root 2 is a, let 5 plus 2 root 2 is an rational number। यही करेंगे आप लोग। 5 plus 2 root 2 is a rational number, हाँ या ना? अगर ये एक रैशनल नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर जो होता है वो कौन से फॉर्मेट में हम उसको लिख सकते हैं? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कहना है राइट 5 plus 3 root 2 is equals to P by Q, जिसमें P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? को प्राइम होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, P और Q जो होते हैं वो क्या होते हैं? को प्राइम होते हैं। ठीक है, 5 plus 3 root 2 is a रैशनल नंबर, तो अगर एक रैशनल नंबर है तो P by Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें P और Q क्या है? को प्राइम है। तो कहना है राइट 3 root 2 is equals to P by Q minus 5, तो हो जाएगा 3 root 2 is equals to P minus 5Q upon Q। तो रूट 2 जो है वो क्या हो जाएगा? P minus 5Q upon 3Q। यहां तक तो हमको चीजें समझ में आ गई। क्या समझ में आया? कि जो रूट 2 है वो P minus 5Q अपॉन 3Q के बराबर है। अच्छा, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा चीजें को समझने का कोशिश कीजिए। P क्या है? एक इंटीजर है। मैंने अगर बोला कि P एंड Q आर प्राइम नंबर्स, तो P क्या है? एक इंटीजर है। Q भी क्या है? एक इंटीजर है। कभी प्राइम नंबर में आपने फ्रैक्शन पढ़ा है क्या? कभी प्राइम नंबर में फ्रैक्शन पढ़ा है? नहीं। कभी 1/4 एक प्राइम नंबर होता है, हमने पढ़ा है? नहीं। कभी 2/5 एक प्राइम नंबर होता है? नहीं। इसका मतलब P Q अगर मैं बोल रहा हूं कि वो को प्राइम है, इसका मतलब वो क्या है? एक इंटीजर है। तो अगर मैं यहाँ एक इंटीजर रखता हूं, यहां भी एक इंटीजर रखता हूं, इंटीजर को इंटीजर से सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर क्या बनेगा? एक इंटीजर बनेगा। Q भी क्या है? एक इंटीजर है। तो इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी क्या बनेगा? एक इंटीजर बनेगा। इंटीजर अपॉन इंटीजर, ऊपर भी एक इंटीजर है, नीचे भी एक इंटीजर है। इसका मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। क्या है ये? रैशनल नंबर है। लेकिन क्वेश्चन में मुझे दिया गया है कि जो रूट 2 है
वो तो इर्रेशनल है। इसका मतलब अगर इस तरफ इर्रेशनल है, इस तरफ रैशनल है, इसका मतलब मैंने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। मेरा जो एजम्पशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो माई एजम्पशन वॉज रॉन्ग। तो मैंने एज्यूम किया था कि 5+3√2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, हाँ या ना। अगर 5+3√2 एक रैशनल नंबर और मैंने एज्यूम किया था और मेरा एजम्पशन गलत हो गया, इसका मतलब 5+3√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये आपको प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये रिपीट तो होता है, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि 100% गारंटी है कि रिपीट हो। तो आपको क्या करना है, बना के चलना है। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से, जितना मैंने 2-3 साल 4 साल का पेपर देखा है, उसमें ये है कि ये जो सवाल है ये और ऑप्शन में जरूर आएगा। डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं देके 2 क्वेश्चन के और ऑप्शन में जरूर आएगा। अगर और ऑप्शन में आता है तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको पहले सॉल्व करें ताकि आपका नंबर फिक्स हो जाए। बाकी क्वेश्चन करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क में है जो आप लोग बनाएंगे। बहुत इजी सा सेम क्वेश्चन है। 2√5-3 इज एन इरेशनल नंबर। दे दिया गया है √5 इज इरेशनल। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये वाली चीज दी गई रहेगी, लेकिन बहुत बार आएगा प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल, तब आपको पूरा इरेशनल प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आ गया √5 इज एन इरेशनल नंबर, लिखना तो पड़ेगा। चलिए, इस पीपीटी में टोटल अभी 5 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5। 5 चैप्टर्स होने के बाद एपी तक हम लोग खत्म करेंगे। पूरे 5 चैप्टर होने के बाद एक आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 है, फिर आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, फिर 4 है ना। तो टोटल 14 चैप्टर हम खत्म करेंगे। जब खत्म हो जाए तब खत्म कर लेंगे। √5 इज एन इरेशनल नंबर, यहां कुछ दिया नहीं गया है तो क्या बोलते हैं, √5 इज एन। मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं √5 इज एन इरेशनल नंबर को प्रूफ कीजिए। चलिए, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, हाँ या ना। अगर √5 एक रैशनल नंबर है तो क्या मैं √5 को लिख सकता हूं a/b के बराबर, हाँ या ना। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, जिसमें a और b जो है वो क्या होने चाहिए बेटा, कोप्राइम है, हाँ या ना। √5 अगर रैशनल नंबर है तो मैं उसको a और b के फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है, a और b क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए। अब क्या करेंगे, आप लोगों को मैंने 1000 बार बोला ये चीज, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दिया। √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a² / b²। अब बहुत बार क्या होता है, हम भूल जाते हैं कि इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको ये जो 5 है ना, रट लेना इसको, ये जो 5 है, इस 5 को एक बार a² के नीचे लेके जाना है, एक बार b² के नीचे लेके जाना है। ऐसा ही कुछ कहानी बनाना है। जब तक वो नहीं बनेगा चीजें नहीं बनेगी। तो 5 को a² के नीचे ले जाना है, b² को इधर लेके आना है। रंग थोड़ा बदल लेते हैं, तो b² की वैल्यू हो जाएगी a²/5, हाँ या ना। b² की वैल्यू आ गई a²/5। अब मैं लिखूंगा यहां पे, इफ 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड्स a, हाँ या ना। अगर 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, मान लो मैं 2 हूं, मैं 10 को डिवाइड कर रहा हूं, तो मतलब 10 क्या है, मेरा मल्टीपल है। 10 क्या है, 2 इंटू 5 है, 2 इंटू समथिंग करने से 10 मिलेगा। तो a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5 जो है वो a का, 5 का मल्टीपल कौन है, a है। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ c। 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो a तक पहुंचूंगा, हाँ या ना। कोई दिक्कत? अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही लिखना पड़ता है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इस 2 में रखेंगे, इक्वेशन 1 को कहां रखेंगे, इक्वेशन 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 आपको दिया है b² इज इक्वल टू a²/5। a की जगह रखेंगे 5c, तो b² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर अपॉन 5। सो b² इज इक्वल टू 25c²/5। तो ये आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। देखो कहानी बनेगा। अब देखो 5 को किसके नीचे लाना है, b के नीचे लाना है। पहले 5 को किसके नीचे लेके आए थे, a के नीचे लेके आए थे, अब b के नीचे लेके आ गया। b²/5 इज इक्वल टू c²। फिर सेम कहानी, क्या लिखेंगे, इफ 5 डिवाइड्स b² देन 5 डिवाइड्स b, हाँ या ना।
5 अगर बी स्क्वायर को डिवाइड करे तो 5b को भी डिवाइड करेगा, हाँ या ना। अब कहानी खत्म हो गया, प्रूफ हो चुका है। देखो ध्यान से, अगर 5a को भी डिवाइड कर रहा है, 5b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 5a और b का एक कॉमन फैक्टर है, हाँ या ना। अगर 5a और b का एक कॉमन फैक्टर है, मैंने तो यहाँ पे मान के चला था कि a और b जो है वो कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर का कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। 1 को छोड़ के और कोई होता है? नहीं होता है। लेकिन अभी अभी हमने प्रूफ किया कि जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 5 है। 5 क्या है? a और b का एक कॉमन फैक्टर है। 5 क्या है? a और b का एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन हम तो मान के चले थे कि a और b का एक कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। इसका मतलब मैंने जो माना वो क्या हो गया? गलत हो गया। इसका मतलब माय assumption was wrong because a and b are not co-prime because they have a common factor 5 also. So my assumption was wrong, जिसकी वजह से √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। पूरी कहानी में नहीं लिखूंगा, बेसिक जो आपको पता होना चाहिए वो मैंने आपके लिए लिख